Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to learn chapter number 6 Physical and Chemical Changes. In that lesson we are going to discuss the points physical changes, chemical changes and rusting of iron and crystallization. So let's get started. Every day you come across many changes in your surroundings. तो आप डेली लाइफ में अपने आजू बाजू में बहुत सारे चेंजेस देखते रहते हो. दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस. ये चेंजेस में एक से ज़्यादा भी चेंजेस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपकी मम्मी बोलती है कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कि शक्कर को पानी के अंदर मिक्स करो, घुलने दो. मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज. शुगर सॉल्यूशन बनाना ये भी एक चेंज होता है. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम अ मिल्क इज़ अ चेंज. तो दूध से दही बनाना ये भी एक चेंज होता है. समटाइम्स मिल्क बिकम्स सोर. तो कभी कभी जो रहता है दूध जो रहता है वो खट्टा हो जाता है. सोरिंग ऑफ अ मिल्क इज़ अ चेंज. तो खट्टा जो होता है दूध का खट्टापन ये क्या है, चेंज होता है. स्ट्रेचिंग रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट चेंज. तो रबर को खींचना ये भी एक चेंज दर्शाता है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. तो 10 ऐसी चीज़ की लिस्ट बनाइए कि जो आप नोटिस करते हो, आपके आजू बाजू में इन्वायरमेंट में नोटिस करते हो. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस. इस लेसन में हम यही पढ़ने वाले कि कुछ एक्टिविटीज़ देखने वाले, द नेचर ऑफ द चेंजेस जो होते रहते हैं उनके नेचर हम देखने वाले हैं. ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स. ये यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं नेचुरली ये जनरली ये दो टाइप के होते हैं, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज क्या रहता है कि किसी भी चीज़ के साइज और शेप में चेंज होना, उसे कहा जाता है फिजिकल चेंजेस. 6.1 यहाँ पे दिया गया है फिजिकल चेंजेस. इसके लिए यहाँ पे शो की गई है एक एक्टिविटी 6.1. कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. एक आप पेपर लीजिए और इसे 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर दीजिए. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. उसमें से एक एक स्क्वायर लीजिए और ऐसा काटिए कि उसको 4 स्क्वायर पीसेस बनाए जाए. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. आप इनको इस तरह से जमाइए एक टेबल के ऊपर कि जैसे वो आपका स्क्वायर शेप दिखाई दे, ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर का शेप दिखाई दे. यहाँ पे फिगर 6.1 में शो किया गया है. फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है कि यह स्क्वायर लाइन का पेपर लिया हुआ है. फर्स्ट हमें जिस तरह से कहा गया था कि एक स्क्वायर का आप 4 स्क्वायर काटिए, आपके इस पेपर के 4 काटिए. फिर उसके बाद बोला था कि एक जो शेप था उसके भी 4 आप काटिए. तो इसके भी हमने ये 4 वाले काटे हुए, तो 4 शेप आपको यहाँ पे मिल गए हैं. और उसके बाद में से बोला गया था कि टेबल पे जमा दीजिए सारे पीसेस कि जैसे एज इट इज़ पेपर था वैसे दिखेगा. तो ऐसे यहाँ पे फिगर में शो किया गया है. उसके बाद है ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. तो ऑब्वियसली इसके अंदर पेपर को आप ओरिजिनल पीस में नहीं ज्वाइन कर सकते. वापस पेपर को पूरा कंप्लीट बना सकते हो क्या आप? नहीं ना. एज इट इज़ कर सकते हो नहीं, क्योंकि आपने पेपर कट कर दिया है. सो चेंज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेपर. उसकी प्रॉपर्टी, पेपर की कोई प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है क्या? तो उसके लिए यहाँ पे दी गई है एक और एक्टिविटी 6.2. कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम. तो चौक लीजिए और उसको फ्लोर पे कर दीजिए. चॉक बोर्ड जो अपने क्लासरूम के अंदर रहता है ना, वहाँ पे फ्लोर पे देखिए. और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, या फिर उसका चूरा कर दीजिए, उसको क्रश कर दीजिए. और फिर ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट. और उस डस्ट के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसका एक पेस्ट बना दीजिए. रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक. और उसको रोल कीजिए वापस कि उसको चॉक की शेप में बना सकें. लेट इट ड्राई. डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट. और उसको रोल करने के बाद में उसे सूखने दीजिए. तो क्या आप वापस उसी शेप का और उसके जैसा ही पहले जैसा चॉक पा सकते हो क्या? उसके लिए एक और आपको एक्टिविटी दिखाई गई है यहाँ पे. तो उससे पता करते हैं हम कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं. एक्टिविटी नंबर 6.3. टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. तो प्लास्टिक के ग्लास के अंदर या फिर ग्लास के अंदर एक आइस ले लीजिए, बर्फ़ के टुकड़े ले लीजिए. मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन.
तो जो थोड़ा सा आइस का पोर्शन था वो आप सन के अंदर रखिए और मेल्ट होने दीजिए। यू हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास मिक्सचर क्या रहेगा, बर्फ और पानी का मिक्सचर रहेगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। तो टम्बलर के अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर रखिए, आइस और कॉमन सॉल्ट जो रहता है वो मिला के। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो क्या जो पानी रहता है वो वापस आइस बन सकता है। एक्टिविटी 6.4, boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? तो थोड़ा सा पानी लीजिए एक कंटेनर के अंदर और उसे बॉईल कीजिए, उबालिए। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो आप उसके सरफेस पे देख सकते हो कि भाप आ रही है क्या है। होल्ड एन इन्वर्टर पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो एक पैन लीजिए और उल्टा आप बॉइलिंग वाटर के ऊपर रख दीजिए और कुछ डिस्टेंस के ऊपर, और उसकी स्टीम जो है उसके ऊपर आने दीजिए। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। तो आप जो अंदर साइड का जो पैन का इनर सरफेस है तो वो सरफेस देखिए। आप उल्टा करोगे पैन को तो जो उसके ऊपर वाली जो सतह है उससे पानी की बूंदें आपको दिखती है क्या। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर। क्या आपने वहाँ पे कोई पानी की बूंदें देखी है। एक्टिविटी 6.5, यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने क्वेश्चन दिया है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। जब भी आप फ्लेम को हैंडल करो, किसी आग को हैंडल करो तो केयरफुली हैंडल करें, ध्यान से करें। होल्ड यूज्ड हैक्सो ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग। तो हैक्सो जो ब्लेड रहती है उसको, जो अपने पकड़ने वाला रहता है ना, पकड़ रहती है, उससे पकड़िए। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। तो उसका जो एक एंड रहता है फ्री ब्लेड का वो एक गैस स्टोव के ऊपर रखिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए आप रुकिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। तो क्या जो ब्लेड का कलर है उसका एंड जो है हीट के ऊपर रखा वो चेंज होता है क्या। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। तो ब्लेड को आग के ऊपर से हटा दीजिए। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। तो थोड़ी देर बाद फिर से उस टिप को देखिए। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। क्या उसका ओरिजिनल कलर फिर से आ गया है क्या ठंडा होने के बाद में। In activities 6.1 and 6.2, above you saw the paper and a piece of chalk under which changes the size. तो आपने देखा होगा कि एक्टिविटी नंबर 6.1 में एंड 6.2 में जो चौक और पेपर की एक्टिविटी थी क्या वो अपने साइज में वापस आती है क्या। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4, वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो 6.3 और 6.4 में क्या दिखाया गया है कि वाटर क्या करता है, तो उसने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गया है और फ्रॉम गैस टू लिक्विड फॉर्म में आया है। इन दो एक्टिविटीज़ में आपको ये शो किया है। इन एक्टिविटी 6.5, द हेक्सो ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। और 6.5 एक्टिविटी में क्या दिखाया है कि हेक्सो ब्लेड ने हीटिंग के बाद में जब वो गर्म हो जाता है तो वो चेंज कर देता है अपना कलर, ये दिखाया गया है। प्रॉपर्टी सच एज शेप, size, color and state of substance are called its physical properties. तो जो जो रहता है सब्सटेंस अपना शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज कर देता है उसे कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अ चेंज इन विच a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. तो जो भी ये सब्सटेंस अपनी फिजिकल चेंजेस प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता है, जैसे कि साइज, शेप, कलर चेंज कर देता है, उसके स्टेट चेंज कर देता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में है, तो उस फॉर्म को बोला जाता है, उस चेंज को कहा जाता है फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो रहता है वो जनरली रिवर्सिबल रहता है कि वो एज इट इज़ अपने नॉर्मल शेप में, साइज में या कलर में आ सकता है। जब भी उसके पे ऊपर से जो भी हम प्रेशर या जो भी करते हैं वो छोड़ दे, तो जैसे कि हीट किया था हमने एक्सो ब्लेड और उसका कूल होने के बाद में वो एज इट इज़ कलर में आ गया है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इन सब चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। तो हम यहाँ पे अब दूसरे टाइप का चेंज देखते हैं। दूसरे टाइप का चेंज क्या है, तो पॉइंट नंबर 6.2 केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। अ चेंज इन विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इन द रस्टिंग ऑफ आयरन।
आपने एक चेंज देखा होगा कि जब भी कोई लोहे की चीज़ रहती है उसको रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप आयरन का कोई भी पीस थोड़ी समय के लिए, कुछ देर का टाइम के लिए अगर खुली स्पेस में छोड़ देते हो तो क्या होता है? इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। तो वो क्या करता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस, एक भूरे भूरे कलर का केसरिया टाइप ऐसे, वो थोड़ा सा हल्का भूरा हल्का सा ब्राउन ऐसे डाल देता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। तो इस सब्सटेंस को क्या जाता है, रस्ट कहा जाता है, मीन्स कि जंग लग गया है ऐसे कहा जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग, जंग लग जाना। फिगर 6.2, आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन और बेंचेस। तो यहाँ पे दिखाए गए, ये फिगर शो की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि आयरन गेट्स ऑफ फार्म, फिगर 6.2 में शो किया है रस्टिंग आयरन की, यहाँ पे फिगर शो की गई है। और यहाँ पे बताया गया है आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्ट। तो यहाँ पे खुले में क्या क्या चीज़ें रखी गई है, आयरन गेट रखा गया है यहाँ पे, उसके बाद में रखी गई है फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स, यहाँ पे अलग अलग तरह की चेयर्स रखी गई है, और आर्टिकल जो जो छोटी छोटी बहुत चीज़ें रहती है लोहे की, वो सब चीज़ें गई है ओपनली रख दी गई है यहाँ पे। और एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द। तो आप घर पे देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें आप ओपनली अगर घर में भी रख देते हो तो आपको दिखेगा वहाँ पे रस्ट सा आ गया है। Atmosphere for some time in the kitchen, a wet iron pan tawa often gets rusted if left in that state or some time. तो आपने बहुत टाइम देखा होगा कि किचन के अंदर जो भी तवा रहता है, आयरन पैन जो रहता है, लोहे का तवा जब रहता है, जब भी आप कुछ समय के लिए अगर कहीं बाहर गाँव जाओ तब छोड़ देते हो तो उसके अंदर रस्ट आ जाता है। तो रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट जो है वो आयरन की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। Atmosphere for some time in the kitchen, a wet iron pan tawa often gets rusted if left in that state or some time. तो आपने बहुत टाइम देखा होगा कि किचन के अंदर जो भी तवा रहता है, आयरन पैन जो रहता है, लोहे का तवा जब रहता है, जब भी आप कुछ समय के लिए अगर कहीं बाहर गाँव जाओ तब छोड़ देते हो तो उसके अंदर रस्ट आ जाता है। तो रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट जो है वो आयरन की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। तो ये आयरन के ऊपर का एक अलग सब्सटेंस है जिसके ऊपर भी वो रहता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो हम कुछ और चेंजेस देखते हैं जो भी नए चीज़ों पे आ जाते हैं। हम इसके लिए हमें यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी 6.6 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। कॉशन, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को लंबे समय तक देखते रहना, बर्न होते हुए जलते हुए, वो हार्मफुल हो सकता है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। तो टीचर एडवाइस करना चाहिए कि चिल्ड्रन को लंबे समय तक बर्निंग रिबन को नहीं देखना है, उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो एक छोटा सा पीस लीजिए, पतली सी जो स्ट्रिप होती है मैग्नीशियम रिबन की, उस चीज़ की। क्लीन इट स्ट्रिप विथ अ सैंड पेपर, उसका टिप जो है सैंड पेपर से थोड़ा सा घिस लीजिए। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। अब उस टिप को कैंडल के पास में लेके जाइए इस तरह से। यहाँ पे फिगर में आपको शो किया गया है कि किस तरह से उन्होंने पकड़ा गया है, टोंग के हेल्प से पकड़ा है, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रही है। यहाँ पे ये शो की गई है डायग्राम कि कैसे कैसे क्या मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे कैंडल के ऊपर जला रहे हैं। अंदर दिखा है व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लिव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। वो कम्प्लीटली जब जल जाती है तो तब वो क्या छोड़ती है, सिर्फ एक ऐश छोड़ देती है, राख छोड़ देती है पाउडर का। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। तो क्या वो रिबन जो राख थी वो क्या मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रही थी। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जो चेंज हुआ है इसमें वो इस नीचे दिए गए इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO।
तो मैग्नीशियम जो Mg था वो ऑक्सीजन का जो रहता है तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है O2 से। तो इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद में कौन सा मिला है हमें सब्सटेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशंस दिए गए हैं ये मैथमेटिक्स से थोड़े अलग है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स। तो इस इक्वेशन में जो एरो दिखाया गया है ये बोलता है बिकम्स बोलता है। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। तो इसके बाद में कोई भी अटेम्प्ट नहीं रहता है, वन टाइम का इक्वेशन रहता है। जैसे मैथ्स में एक्सप्रेशन सॉल्व करते रहते हैं ना, तो ऐसा इसमें नहीं रहता है। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ऐश को कलेक्ट कीजिए, इकट्ठा कीजिए और उसको थोड़े से पानी के साथ में मिक्स कर दीजिए। स्टीर द मिक्सचर एक्वेस सॉल्यूशन वेल। उस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स। उस सॉल्यूशन को, उस मिक्सचर को आप ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट कीजिए। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू और डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्या वो रेड लिटमस को ब्लू में करता है मिक्सचर टर्न, या फिर ब्लू लिटमस को रेड में करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वेस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। इस सॉल्यूशन के हिसाब से आप कैसे पता कर सकते हो कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। On the dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be written in the form of the following equation. तो ऐश और पानी साथ में मिलने के बाद में एक नया सब्सटेंस मिला है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे एक नीचे फिर से एक इक्वेशन शो किया गया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस वाटर H2O बिकम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या हुआ, MgO2। एज यू हैव ऑलरेडी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो आपने चैप्टर नंबर 5 में जब पढ़ा था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जलाने के बाद में हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये नया सब्सटेंस हमें मिलता है। उसकी रिएक्शन होती है हवा के साथ में। हवा में ऑक्सीजन रहता है तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद में हमें नया सब्सटेंस मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Formed on the burning of magnesium, magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है ये एक नया सब्सटेंस रहता है जब वो पानी के साथ में मिल जाता है। एक्टिविटी 6.7 to be demonstrated by the teacher. Dissolve about a teaspoon of copper sulfate. एक चाय का चम्मच भर के कॉपर सल्फेट ले लीजिए। उसे क्या कहा जाता है, ब्लू वाइट रोल भी कहा जाता है, नीला थोता भी कहा जाता है। इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। उसको एक कांच के टम्बलर में या फिर बीकर में आधा पानी में लेके मिक्स कर दीजिए। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। कुछ बूंदे उसके अंदर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दीजिए, सॉल्यूशन की डाल दीजिए। अब कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट दो अलग अलग टाइप के जो रहते हैं ना, डाइल्यूट जो रहता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, कॉन्सेंट्रेटर रहता है वो थोड़ा ज़्यादा एसिडिक रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें डालना है उस सॉल्यूशन के अंदर, कुछ बूंदे डालनी है इसकी। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलने वाला है इसके अंदर। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। तो थोड़ा सा इस मिक्सचर का जो पार्ट है वो उसका आपको क्या किस में सेव करना है, तो या तो आप टेस्ट ट्यूब में सेव कर लीजिए, संभाल के रख दीजिए, या फिर आपको स्मॉल ग्लास बॉटल के अंदर संभाल के रखिए। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो उसके अंदर एक खील डाल दीजिए या फिर शेविंग ब्लेड, यूज़ की हुई जो शेविंग ब्लेड रहती है ना वो डाल दीजिए जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसके अंदर। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो। आधे घंटे के लिए या फिर उससे ज़्यादा आप वेट कीजिए, रुकिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब उस कलर को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चेंजेस होते हैं इसके अंदर। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। तो कंपेयर कीजिए जो साइड में आपने रखा था ब्लू कलर का सॉल्यूशन और ये मिक्सचर आधे घंटे के बाद में
इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए कि क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो यहाँ पे फिगर शो की गई है हमें इन दोनों की। तो यहाँ पे है कॉपर सल्फेट ब्लू। जब कॉपर सल्फेट से सिंपल सा कॉपर सल्फेट था तब वो ब्लू कलर का था, और जब इसके अंदर हमने ब्लेड या नेल कील डाली है तो ये हो गया, आधे घंटे के बाद में इसमें क्या चेंजेस आए तो ये हो गया ग्रीन कलर का। चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विथ आयरन। तो ये यहाँ पे चेंजेस इस फिगर में 6.4 में आपको शो किया गया है। सो नीचे देखते हैं, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, टेक आउट द नेल और द ब्लेड। तो आपको क्या इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर कोई चेंजेस दिख रहे हैं क्या? तो जो है वो कील या फिर ब्लेड उसके अंदर से बाहर निकाल दिए। हैज़ इट चेंज्ड इन एनी वे, उन दोनों में कोई भी चेंज नज़र आ रहा है क्या? द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो जो चेंजेस दिख रहे हैं वो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच के हैं। द चेंज ऑफ color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposit on the iron nail copper. तो ब्लू और ग्रीन ये जो चेंजेस हो गए, ये फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, एक नया सब्सटेंस हमें मिला है। जब ये सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन कलर के इसमें चेंज हुआ है तो हमें कौन सा सब्सटेंस मिला है? तो उसके अंदर मिला है हमें आयरन सल्फेट, ये मिला है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। तो थोड़ा सा जो नेल के ऊपर, कील के ऊपर या फिर ब्लेड के ऊपर जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस लगा है ना, वो नया सब्सटेंस है, तो वो क्या है? कॉपर है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, तो उसके लिए एक रिएक्शन बनी है, वो बता रहा है, शो कर रहा है कि इसके बीच में क्या रिएक्शन हुई है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो हमने लिया था वो, इसके अंदर क्या मिलाया हमने? ब्लेड या कील मिलाई है, तो वो थी आयरन की। कॉपर और आयरन, कॉपर सल्फेट और आयरन जब मिक्स हुए तब हमें कौन सा नया सब्सटेंस मिला है? तो नया सब्सटेंस मिला है हमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर का, वो मिला है। प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट, क्योंकि ब्लेड के ऊपर एक ब्राउन सा सब्सटेंस था तो तब हमें मिला है कॉपर ब्राउन डिपॉजिट। एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसके आप चाय के चम्मच इतना विनेगर ले लीजिए। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, थोड़ा सा चिमटी भर के बेकिंग सोडा ले लीजिए। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। तो आपको हिस ऐसे साउंड आएगा और थोड़े से बबल्स दिखेंगे, गैस बाहर आ रही है ऐसे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। तो ये जो गैस निकल दी है तो फ्रेशली बना जो नींबू पानी रहता है इसके अंदर उसे जाने दीजिए, पास होने दीजिए, इसके थ्रू जाने दीजिए। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर के साथ में क्या होता है? द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो चेंजेस हुए वो नीचे शो किए हुए। विनेगर, एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विनेगर का साइंटिफिक नेम है एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वो है। अब जब विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों को साथ में मिलाते हैं तो कौन सा सब्सटेंस मिलता है? बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइव वाटर इज एज फॉलोज। तो जो रिएक्शन हुई है दोनों के बीच के अंदर वो नीचे दिखाई गई है, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे फिगर में शो किया गया है, ये क्या है? विनेगर और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है। और उसके मतलब जब हिस आवाज़ होती है और एक गैस पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो इसको मिलाया गया है ये लाइम वाटर में। फ्रेशली जो नींबू पानी बनाया गया है उसमें लेमन जूस में मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे छोटे 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 आपको बबल भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे यहाँ पे मिक्स किए गए हैं। तो लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने के बाद में क्या रिएक्शन होती है? तो यहाँ पे फिगर 6.5 में दिखाया है। तो उन दोनों में रिएक्शन क्या हुई है? लेट्स गो। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का साइंटिफिक नेम है CO2 प्लस लाइम वाटर यहाँ पे है CaOH2 बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। ये हुआ है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर बनता है तब कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये नए सब्सटेंस हमें मिलते हैं। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed which makes lime water milky. जब ये कार्बन डाइऑक्साइड
नींबू पानी के अंदर से पास होता है तो कौन सा सब्सटेंस मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है हमें, और पानी होता है विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो क्या करता है वो नींबू पानी को थोड़ा सा दूधिया सा रंग दे देता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नींबू पानी को मिल्की दूधिया रंग में टर्न होने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड से टेस्ट किया जाता है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप चैप्टर नंबर 10 में सीखने वाले हो कि जो हम सांस लेने के बाद में जो छोड़ते हैं, जो सांस हम छोड़ते रहते तो उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड सब्सटेंस मिलता है हमें। In activity 6.6 to 6.8 you saw that in each change one or more new substances were formed। तो आपने 6.8 और 6.6 के बीच में जो एक्टिविटीज़ हुई है तो उनमें देखा हुआ कि हर रिएक्शन के बाद में हमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस मिले हैं। In activity 6.6 the ash was the new substance formed when magnesium was burnt in air। तो 6.6 में एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि ऐश ये हमें नया सब्सटेंस मिला है जब मैग्नीशियम हम हवा के अंदर जलाते हैं तब। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। एक्टिविटी 6.7 के अंदर हमने क्या देखा है, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ में प्रोड्यूस होके क्या मिला है हमें, आयरन सल्फेट मिला था वहाँ पे और कॉपर मिला था, ये दो नए सब्सटेंस मिले थे हमें। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, तो दोनों ही नए सब्सटेंस हमें प्राप्त हुए। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। तो कॉपर जो रहता है, जो शेविंग ब्लेड थी हमारी आयरन की, उसके ऊपर कॉपर चिपक गया था। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्म लाइम वाटर मिल्की। तो एक्टिविटी 6.8 में हमने क्या देखा था कि विनेगर और बेकिंग सोडा मिलने के बाद में प्रोड्यूस क्या हुआ था, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ था, और उसने क्या किया था, लाइम वाटर नींबू पानी को मिल्की सा कलर बना दिया था। तो ये भी एक चेंज हो गया था। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो क्या अब आप इसमें नए जो सब्सटेंस मिला था उसको क्या नाम दोगे यहाँ पे। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो एक से ज़्यादा हमें नए सब्सटेंस मिलते तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। द केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। केमिकल चेंजेस बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। तो जो भी नए सब्सटेंसेस रहते वो हमारे केमिकल चेंजेस के रिजल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल हम देख सकते कि खाने का पचना, डाइजेस्ट होना, फ्रूट्स का पकना, ग्रेप्स का फर्मेंट होना, मतलब उनको सड़ना पकना जो रहता है, ये किस वजह से होता है, हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये होता है केमिकल चेंजेस की वजह से। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो मेडिसिन रहती है वो भी एंड प्रोडक्ट रहता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो आखिरी रहता है उस चेन जो बनती रहती है, जबकि केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो आखिरी पल रहा रहता है वो मेडिसिन होती है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स। तो यूजफुल जो मटेरियल्स रहते हैं जैसे कि प्लास्टिक से, डिटर्जेंट से, आर प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। जो सर्फ रहते हैं अपने कपड़े धोने के वगैरह, तो वो सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें मिलते हैं। Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes। तो जो भी हमें नए जो भी चीज़ें मिलती है, सब्सटेंसेस मिलते हैं, तो वो क्यों होते हैं, केमिकल चेंजेस की वजह से वो नया पदार्थ हमें मिलता है। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change। हमने देखा होगा कि एक से ज़्यादा जो नए सब्सटेंसेस मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, तो वो केमिकल चेंज में प्रोड्यूस होते, प्राप्त होते। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। तो नए प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिए गए हैं केमिकल चेंजेस के, जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। जो गर्मी रहती है, उजाला रहता है, या कोई भी टाइप की रेडिएशन अल्ट्रावायलेट, ये भी एब्जॉर्ब होती है या निकलती है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, आवाज़ निकलती है। अ चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल मे बी गिवन अप।
तो जो भी सुगंध रहती है वो बदबू में हो जाती है या कुछ नई खुशबू हमें मिल जाती है उसके अंदर। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कभी कभी कलर चेंज हो जाता है, ये भी केमिकल चेंजेस का ही एक है ऑब्जर्वेशन है। अ गैस में भी फॉर्म्ड, कभी कभी गैस निकल जाती है, तो गैस बनती है उस रिएक्शन के बाद में, तो ये भी एक केमिकल चेंजेस का ही एक उदाहरण है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, और भी कुछ नए एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। यू सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज, आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन का जलना ये भी एक केमिकल चेंज ही था। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, और उसके साथ साथ में कोयला, लकड़ी, पत्ते, इन सब का जलना भी एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज, उसके बाद में किसी भी चीज़ का जलना वो भी एक क्या होता है, केमिकल चेंज रहता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो बर्निंग क्या रहता है, वो किससे होता है, जलते हैं तब क्या होता है, वो गर्मी पैदा करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज, तो फटाखों का जलना ये भी एक केमिकल चेंज रहता है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, तो आपने देखा होगा कि जब भी फटाखे जलते हैं तो क्या होता है, हीट, लाइट, साउंड ये बनता है। हीट, लाइट और साउंड और कुछ बदबू सी गैसेस पैदा होती है, प्राप्त होती है हमें, उससे प्रोड्यूस होती है। दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, तो वो क्या कर दिए, तो हमारे वातावरण को गंदा करती है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स, तो आपको इसलिए बोला जाता है, एडवाइस किया जाता है कि पटाखों के साथ में ना खेलिए। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेड अ फॉल स्मेल, जब भी खाना खराब हो जाता है तो वो क्या करता है, गंदी सी स्मेल आती है, गंदी खराब खाने में गंदी स्मेल आती है, तभी हमें पता चलता है कि अरे ये खाना तो खराब हो गया है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, क्या हम इस चेंजेस को केमिकल चेंज कहेंगे? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम एप्पल को काट के रखते हैं तो वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है, अगर हम इसे डायरेक्टली तुरंत नहीं खाते हैं, थोड़ी देर भी अगर हम उसे रख दें तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम, अगर आपने कभी ये चेंज नहीं देखा होगा तो एक स्लाइस काट दीजिए, एक टुकड़ा काट लीजिए एप्पल का, सेब का, और थोड़ी देर के लिए उसे रख दीजिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल, यही एक्टिविटी आप रिपीट कीजिए आलू के साथ में या फिर बैंगन के साथ में। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज, ये चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि उनसे एक नया सब्सटेंस मिलते होता है। आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंजेस, क्या ये जो चेंजेस है ये केमिकल चेंजेस नहीं है क्या? इन चैप्टर नंबर 5, एज यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज, तो आपने चैप्टर नंबर 5 में देखा होगा कि जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो क्या न्यूट्रलाइजेशन ये केमिकल चेंज नहीं है क्या? यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बताया गया है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन अवर एटमॉस्फेयर, आपने सब ने सुना होगा कि हमारे वातावरण में एक ओजोन की लेयर है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन, तो वो हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, हमारा संरक्षण करती है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज जो आती है, जो हार्मफुल रेज आती है, जो खतरनाक सी रेज आती रहती है ना सन से, सूर्य से, तो उससे बचाती है। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन इन ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, तो ओजोन क्या करता है, एक लेयर सी परत बनी हुई है, तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके अंदर से अंदर रख लेती है और क्या करती है, ऑक्सीजन निकालती है। जब पृथ्वी की तरफ आती है वो गैस, तो वो ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजन, तो ऑक्सीजन और ओजन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजन अ केमिकल चेंज, तो क्या हम ओजोन को टूट के अंदर आना और क्या ऑक्सीजन का उसमें चेंज होना, क्या ये केमिकल चेंज नहीं है? इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ओजोन से अब्जॉर्ब नहीं होती, अगर ओजोन उसको अब्जॉर्ब नहीं करता है, उसके अंदर नहीं खींचता है,
तो वो क्या करेगा, तो वो डायरेक्टली पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा एंड कॉज हार्मफुल टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो वो हमें, अल्ट्रावायलेट रेज जो रहती है वो बड़ी खतरनाक सी रहती है, अगर वो डायरेक्टली आ जाती है हमारे अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, तो हम पे या जो अदर जीव जंतु है उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओजोन एक तरह के नेचुरल शील्ड, एक हमें प्रोटेक्ट करती रहती है इन हार्मफुल रेज से। ये एक तरह से एक परत बनाई गई है भगवान ने, बोल सकते हैं, या कोई केमिकल चेंज भी हो सकती है। तो वो एक परत सी बनी है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो हमें हार्मफुल गैसेस से बचाती है। We learned in chapter number 1 that plants produce their food by a process called photosynthesis। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स जो रहते हैं अपना खाना किस चीज़ से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस से बनाते हैं। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज? तो क्या हम फोटोसिंथेसिस को केमिकल चेंज बोल सकते हैं? पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। तो पहली बोलती है कि डाइजेशन ये भी तो एक केमिकल चेंज ही हुआ ना। 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन, तो लोहे का जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। तो हम फिर से जंग लगने की तरफ जाते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। तो ये क्या करता है कि धीरे धीरे लोहे की चीज़ों के ऊपर ये परत बनाते जाता है और धीरे धीरे उनको खराब करते रहता है। आपने देखा ही होगा कि लोहा के ऊपर एक ऑरेंज और ब्राउन ब्राउन से कलर सा एक सब्सटेंस आते रहता है और वो धीरे धीरे चीज़ों को सड़ने लगाता है, मतलब तोड़ने लगता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो आपने देखा होगा कि जो लोहा है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि ब्रिजेस बनाने में, शिप्स में, कार्स के, ट्रक बॉडीज बनाने में, ट्रक के ऊपर ऊपरी जो परत रहती है उनको बनाने के लिए इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। तो जो इस रस्टिंग से वजह से जो नुकसान होता है, जो जंग लगने की वजह से नुकसान होता है, वो बहुत ही बड़ा है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो रस्टिंग, ये जंग लगने की जो प्रोसेस है वो एक इक्वेशन से दिखाई गई है। आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर प्लस वाटर H2O बिकम्स रस्ट आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो आयरन को रिप्रेजेंट किया Fe, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है तब ये बनता है रस्ट। रस्ट का क्या है साइंटिफिक फॉर्मूला? Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी का रहना या फिर पानी की भाप का रहना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो रस्ट लगता है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster। अगर मॉइस्चर जो है, और मॉइस्चर, हवा के अंदर जो मॉइस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब ह्यूमिड है अगर, तो इसका मतलब है कि जंग लगने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो हम जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं लोहे की चीज़ों को? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो जो भी लोहे की चीज़ें रहती है उनको ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से बचाना है, या फिर दोनों के संपर्क में आने से बचाना है। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल वे ये है कि जो भी लोहे की चीज़ें हैं उनको पेंट कर दीजिए या फिर ग्रीस कर दीजिए। इनफैक्ट दिस कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ये जो भी है, आप जो भी कोटिंग करते हैं, चाहे पेंट की हो चाहे ग्रीस की हो, वो रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। एक और भी है ऑप्शंस कि आप उसके ऊपर जिंक या आयरन, क्रोमियम की एक लेयर लगा दीजिए लोहे की चीज़ों के ऊपर, तो भी आपका रस्ट नहीं लगेगा। इसीलिए पहली बोलती है यहाँ पे कि अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट। शी लिव्स नियर द कोस्ट। तो उसकी जो पहले की जो एक फ्रेंड है वो ना कोस्टल एरिया में रहती है, समुद्र किनारे के पास में रहती है। तो अब उसे पता चल रहा है कि क्यों वो रीता जो है हर हमेशा कंप्लेन करती थी कि उसकी लोहे की चीज़ों को हमेशा रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब लोहे की चीज़ों पे एक जिंक की लेयर लगाना, इसको क्या कहला जाता है?
तो इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइज किया जाता है इन चीज़ों को जंग से बचने के लिए। द आयरन पाइप्स वी यूज इन अवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो लोहे के पाइप हमारे घर के अंदर लगते हैं पानी को सप्लाई करने के लिए, तो उनको जिंक से गैल्वेनाइज किया जाता है जंग से बचाने के लिए। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। तो आपको पता होगा कि जो जहाज़ जो बनते हैं वो लोहे से बनते हैं, और कुछ जो पोर्शन रहता है उनका जो है वो पानी के अंदर रहता है। On the part of above water, also water drops keeps clinging to the ship's outer surface। और जो ऊपर वाला भी पोर्शन रहता है ना, तो उसके ऊपर भी पानी के छींटे उड़ते ही रहते हैं। तो मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स। तो जो समुंदर का पानी रहता है उसके अंदर बहुत सारा नमक रहता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। तो जो नमक मिला हुआ जो पानी रहता है समुद्र का पानी, तो वो क्या करता है कि जंग लगने की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है, फास्ट कर देता है। Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted। इसलिए जो शिप्स रहती जो जहाज रहते हैं उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है जंग लगने की वजह से, इसलिए उन्हें पेंट हर बार करते रहना पड़ता है। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसलिए जो फ्रैक्शन रहता है शिप्स के अंदर का जो लोहे के पोर्शन रहते हैं वो एवरी ईयर हर साल चेंज करने पड़ते हैं। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। क्या आप दुनिया के अंदर ये जो चीज़ें का नुकसान होता है लोहे को जंग लगने की वजह से, तो क्या इसको इमेजिन कर सकते हो। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीशियम। इट डज नॉट रस्ट। तो जो स्टेनलेस स्टील की जो चीज़ें बर्तन वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो कैसे बनता है, आयरन को कार्बन और मेटल्स के साथ में मिक्स करके बनाया जाता है। मेटल्स कौन से रहते हैं, लाइक क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज के साथ में। तो इसको जंग नहीं लगता है, स्टील की चीज़ों को कोई भी जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 6.4 क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाया गया है क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6th you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water। तो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि सॉल्ट किससे बना जाता है, तो जो समुद्र का पानी रहता है उसके ऊपर जो भाप बनती है उससे हमें मिलता है, नमक मिलता है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो जो सॉल्ट उससे ऑप्टेन होता है, जो हम मिलता है समुद्र के इवेपोरेशन, जो समुद्र के पानी की जो भाप बनती है उससे जो हम नमक मिलता है हमें, तो वो इतना प्योर नहीं रहता है और ना ही उसके क्रिस्टल्स अच्छे से दिखते बने हुए रहते हैं। हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सोल्यूशंस। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो जो बड़ी मात्रा में जो ये क्रिस्टल्स बनते हैं उसका प्योर सब्सटेंस बनाना, तो फॉर्म फ्रॉम दिस देयर सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन से उसका प्योर फॉर्म बनाना क्रिस्टल्स का, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो सॉल्यूशन के अंदर अब ये समुद्र का पानी रहता है, तो इससे हमें क्रिस्टलाइजेशन करना, तो इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टल्स बनाना, नमक के बनाना, उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल हो गया। एक्टिविटी 6.9 टू बी फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर कॉशन यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयर वाइल बॉइलिंग वाटर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और ये टीचर के निरीक्षण के अंदर हमें करना है। टेक अ cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid। तो बीकर के अंदर आप थोड़े से ड्रॉप डाल दीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, और उस पानी के अंदर अपने बीकर के अंदर पानी लिया है और उसके अंदर थोड़े से बूंदे डाल दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड की, और उस पानी को गर्म कीजिए। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। तो जब वो बॉईल होता है, जब उबलने लग जाता है, तो उसके अंदर क्या मिक्स करना है, कॉपर सल्फेट पाउडर डाल देना है, धीरे धीरे से डालना है और उसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, जैसे कि फिगर 6.6 में शो किया गया है यहाँ पे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। तो आपको कंटिन्यूसली कॉपर पाउडर, सल्फेट पाउडर धीरे धीरे ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है जब तक कि वो मिक्स ना हो जाए, पिघल ना जाए, अंदर घुल मिल नहीं जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन, उसको फिल्टर कर देना है। अलाउ इट टू कूल, तो उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दीजिए।
डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। उसको जब ठंडा होने के लिए रखते हैं तब जरा सा भी हिलाना नहीं है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन को देख लीजिए, चेक कीजिए। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो क्या आपको इसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखते हैं क्या? इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर आपको नहीं दिखते तो थोड़ी देर और रुक जाइए और चेक कीजिए। तो ये फिगर में क्या दिखाया गया? क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट की प्रोसेस यहाँ पे दिखाया है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला है हमने, कॉपर और पानी के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, गर्म किया उसको अच्छे से और फिर ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो उसमें धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो आपको दिखेगा कि क्रिस्टल। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो आपने फिजिकल शेप और साइज के चेंजेस में और केमिकल चेंजेस के बारे में सीखा है। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो आप ट्राई कीजिए कि आपके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी है कौन कौन सी केमिकल चेंजेस है और कौन कौन से फिजिकल चेंजेस। अगर आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। So everyone, that's all for the day. If you like, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.